कुछ व्यक्तित्व के बारे में बातें कर रहे थे और इसमें हमने देखा था कौन से व्यक्तित्व क्यों चर्चा में रहे हैं। इनके बारे में हम लोग बातें कर रहे थे। इसमें बेकी राम कृष्णन के बारे में हमने बातें किया था। फिर हमने बातें किया था और ये देखा था कि सुमित आनंद को क्या बनाया गया है और सुमित आनंद को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके बारे में हमने बातें किया था। आगे देखते हैं, आगे नोट कर लें। हाँ हाँ, साकेत डालमिया तक आए थे हम लोग। आगे देखते हैं, श्लोक मुखर्जी। श्लोक मुखर्जी, ये श्लोक मुखर्जी क्यों चर्चा में रहे हैं, इनसे क्वेश्चन है। श्लोक मुखर्जी, ये भी नोट कर लें। इन्हें हाल ही में गूगल फॉर डूडल, गूगल फॉर डूडल 2022 के प्रतियोगिता का, गूगल फॉर डूडल 2022 के प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया है। डूडल, गूगल फॉर डूडल प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया है। आगे नोट कर लें। आगे नोट कर लें। दूसरा पॉइंट है डोमिनिक लेपियर। डोमिनिक लेपियर, ये डोमिनिक लेपियर कौन है? एक किताब लिखा था, आज़ादी आई आधी रात, फ्रीडम एट मिडनाइट। ये भी नोट कर लें, डोमिनिक लेपियर, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये भी नोट कर लें, डोमिनिक लेपियर, इन्होंने फ्रीडम एट मिडनाइट नामक, फ्रीडम एट मिडनाइट नामक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा था। महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा था। इनका हाल ही में पेरिस में निधन हो गया। पेरिस, फ्रांस, हाल ही में पेरिस में मृत्यु हो गया। अब यहाँ पे देखें, एक सवाल है कि भारत सरकार ने इन्हें 2008 में पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया था, पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया था। दूसरे पॉइंट पे हम बातें कर लें, तो इन्होंने लिखा था सिटी ऑफ जॉय। अब कई बार ये पूछा जाता है कि सिटी ऑफ जॉय किस शहर को कहा जाता है। सिटी ऑफ जॉय इनकी किताब का नाम भी है, और सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है कलकत्ता को। सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है? कलकत्ता को कहा जाता है। ये भी नोट कर लेंगे, सिटी ऑफ जॉय कलकत्ता शहर को कहा जाता है। कलकत्ता शहर को कहा जाता है। आगे नोट कर लें, इनकी काफी लोकप्रिय हुई थी सिटी ऑफ जॉय। आगे जे जे ईरानी, जे जे ईरानी स्टील मैन ऑफ इंडिया। जे जे ईरानी, हाँ ईरानी, जे जे ईरानी, इन्हें स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से पुकारा जाता है। जे जे ईरानी, इन्हें स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से पुकारा जाता है। पुकारा जाता है, ये भी नोट कर लें, पुकारा जाता है। 86 वर्ष की आयु में इनका निधन, 86 वर्ष की आयु में इनका निधन जमशेदपुर में हो गया।
निधन है जमशेदपुर में हो गया। अब यहाँ पे देखें मुलायम सिंह यादव जी। मुलायम सिंह यादव जी की भी मृत्यु हो गई। अब इनसे भी कई एंगल से सवाल पूछे जा सकते हैं। मुलायम सिंह यादव जी, नोट कर लें। मुलायम सिंह यादव जी, ये भी नोट कर लें। ये समाजवादी पार्टी के संरक्षक, ये समाजवादी पार्टी के संरक्षक, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, 10 बार विधानसभा, 10 बार विधानसभा, 7 बार लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए, इनकी मृत्यु कब हो गई? 10 अक्टूबर 2022 को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में। ये नोट कर लें, इनकी मृत्यु 10 अक्टूबर 2022 को हुई। 10 अक्टूबर 2022 को हुई। 22 को हुई। आगे है शेखर जोशी। शेखर जोशी भी एक वरिष्ठ हिंदी साहित्यकार रहे। इनकी भी मृत्यु गाजियाबाद में हो गई। ये भी नोट कर लें, शेखर जोशी हिंदी साहित्यकार है या हिंदी साहित्यकार थे, जिनकी मृत्यु गाजियाबाद में 90 वर्ष की आयु में हो गई। 90 वर्ष की आयु में हो गई। आगे नोट कर लें, आगे है रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज, रुचिरा कंबोज, ये भी नोट कर लें। रुचिरा कंबोज नोट कर ले। इन्हें 4 अगस्त 2022 को 4 अगस्त 2022 को संयुक्त राष्ट्र संघ में यूएनओ में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की नई अस्थाई प्रतिनिधि का कार्यभार ग्रहण किया। इन्होंने टीएस तिरुमूर्ति का स्थान लिया। टीएस तिरुमूर्ति का स्थान लिया। तो यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूएनओ का हेडक्वार्टर है और वो है न्यूयॉर्क में। उसी न्यूयॉर्क में ये सदस्य बनने वाली पहली महिला है। ये भी नोट कर लें। रुचिरा कंबोज यूएनओ में अस्थाई सदस्य बनने वाली पहली महिला है।
यूएनओ में अस्थायी सदस्य बनने वाली पहली महिला हैं। पहली महिला हैं। सीबीसी, सीबीसी जानते हैं ना आप लोग, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त चेंज हो गए, किसको बनाया गया है? सुरेश एन पटेल को। और पहले इस पद पे कौन थे? संजय कोठारी। ये भी नोट कर लेंगे। सुरेश एन पटेल को, सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। पद पर नियुक्त किया गया है। अगला है समीर बी कामत। इसे इंपॉर्टेंट कर लेंगे, पूछा जाएगा। समीर बी कामत को क्या बनाया गया है? डीआरडीओ का नया अध्यक्ष बनाया गया। और डीआरडीओ का अध्यक्ष पूछा जाता है, ये नोट कर लें। समीर बी कामत को, समीर बी कामत को डीआरडीओ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। डीआरडीओ को नया अध्यक्ष बनाया गया है। डीआरडीओ वाला इंपॉर्टेंट कर लेंगे, पूछा जाता है। इसके पहले कौन थे? सतीश रेड्डी। तो सतीश रेड्डी को क्या बना दिया गया? रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार। ये भी नोट कर ले। इस पद पर पहले सतीश रेड्डी थे। इस पद पर पहले सतीश रेड्डी थे, जिन्हें देश के रक्षा मंत्री का, देश के रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। आगे है और है अब यहाँ पे एक है सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ, आईएमएफ में किस भारतीय को निदेशक बनाया गया है? तो उसका आंसर है केबी सुब्रमण्यम। ये भी नोट कर लेंगे, स्टार मार्क है। केबी सुब्रमण्यम को, केबी सुब्रमण्यम को, सुब्रमण्यम को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। बनाया गया है। अब यहां पे देखिए, दीपिका पादुकोण हमेशा चर्चा में रहती है। दीपिका पादुकोण ब्रांड एम्बेसडर बनती हैं। तो दीपिका पादुकोण को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये अमेरिका की एक फर्नीचर कंपनी है, उसी ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ये नोट कर लें। और दीपिका पादुकोण और भी चर्चा में रही। एक जो आपका फीफा वर्ल्ड कप का जो ट्रॉफी था, उसका भी इन्होंने अनावरण किया। फीफा वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी बनी थी, वो कहाँ पे बनी थी? आगरा में बनी थी। आगरा में बनी थी। ये भी नोट कर ले। दीपिका पादुकोण को अमेरिकी फर्नीचर कंपनी, दीपिका पादुकोण को अमेरिकी फर्नीचर कंपनी पाटरी वार्न ने, पाटरी वार्न ने, पाटरी वार्न ने, पाटरी वार्न, पाटरी वार्न ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पाटरी वार्न, पाटरी वार्न ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है।
आगे नोट कर लें। सत्येंद्र प्रकाश को प्रेस सूचना ब्यूरो का अध्यक्ष चुना गया है। अब यहां पे देखें, अगला है आरोह। अध्यक्ष चुना गया है। अगला है आरोह राजीव कुमार और एक डॉक्टर राजीव कुमार, दो लोग हैं। कल हमने चर्चा किया था नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष बने थे अरविंद पनगढ़िया। दूसरे अध्यक्ष कौन थे? आपके राजीव कुमार। और तीसरे उसके उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष तीसरे कौन बने हैं? सुमन बेरी। ये तीनों नाम याद रखिए। पहला अरविंद पनगढ़िया पूछा जाता है, ये नोट कर लें। तो राजीव कुमार ये 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। इसे इंपॉर्टेंट करेंगे। 25वां देश के मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? राजीव कुमार को इंपॉर्टेंट करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। डीआरडीओ का प्रमुख, इसका प्रमुख जानते रहिए। डीआरडीओ का प्रमुख हमने बताया कौन है? कामत। राजीव कुमार को भारत का 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। इन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया। आगे नोट कर ले स्टार न के। अब यहां पे देखें मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, गोरखपुर के। और इन्हें एक तरह से जो नरवाने जी थे, मुकुंद नरवाने, उनके जगह पर इन्हें क्या बनाया गया है? थल सेना का अध्यक्ष बनाया गया है। ये नोट कर ले। जनरल मनोज पांडे को 29वां थल सेना 29वां थल सेना अध्यक्ष बनाया गया है। 29वां थल सेना अध्यक्ष बनाया गया है। आगे नोट कर ले। रंजना प्रसाद देसाई को भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। यानी कि ये रंजना प्रसाद देसाई मद्रास हाई कोर्ट की न्यायाधीश रही है। अवकाश प्राप्त हैं। आगे नोट कर लें। अनुराग शर्मा को 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में अनुराग शर्मा को 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में इन्हें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का
कोषाध्यक्ष चुना गया है। कोषाध्यक्ष चुना गया है। अभी अनुराग शर्मा है क्यों? ये अनुराग शर्मा ललितपुर से भाजपा के सांसद हैं। ललितपुर और झांसी का जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ के सांसद हैं ललित शर्मा। और ये जो सम्मेलन हुआ राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का, ये बैठक कहाँ पे हुआ? कनाडा के हैलिफैक्स में हुआ। कनाडा के हैलिफैक्स में आयोजित किया गया। ये नोट कर ले। अनुराग शर्मा उत्तर प्रदेश के झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा के सांसद हैं। दूसरा पॉइंट नोट कर लें, भाजपा के सांसद हैं। दूसरा पॉइंट है कनाडा के हैलिफैक्स में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का सम्मेलन हुआ। अब यहां पे देखें, एक संस्थान है CSIR जो इंजीनियरिंग और आपके साइंस है के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देता है। नेट गेट जो होता है वो एक तरह से CSIR के थ्रू ही मिलता है। तो ये CSIR का महानिदेशक किसे बनाया गया है? पहली महिला को बनाया गया है। उनका नाम क्या है पूछा जा सकता है। ये भी नोट कर लेंगे। स्टारना के CSIR के पहली महिला महानिदेशक नल्लाथम्मी कलाई सेल्वी को बनाया गया है। इसे इंपॉर्टेंट कर ले, पूछा जा सकता है। नल्लाथम्मी कलाई सेल्वी को बनाया गया है। आगे नोट कर लें। इन्होंने लिथियम आयन बैटरी के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था। लिथियम आयन बैटरी के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था। अगला है इंदरमीत गिल। ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं और इन्हें विश्व बैंक ने अपना चीफ इकोनॉमिस्ट घोषित किया है, अपना मुख्य अर्थशास्त्री घोषित किया है। ये नोट कर ले। इंदरमीत गिल, इन्हें विश्व बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट घोषित किया गया है, मुख्य अर्थशास्त्री घोषित किया गया है।
आगे नोट कर ले। सुमन के बेरी, सुमन के बेरी, इन्हें नीति आयोग का, सुमन के बेरी, सुमन के बेरी, इन्हें नीति आयोग का उपाध्यक्ष घोषित किया गया है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष घोषित किया गया है। आगे नोट कर ले। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया थे। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया और दूसरे उपाध्यक्ष राजीव कुमार थे। अरविंद पनगढ़िया, पहले अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया और दूसरे राजीव कुमार थे। दूसरे राजीव कुमार थे और ये तीसरे कौन बनाए गए हैं? सुमन बेरी। आगे है ए.के. सूद, इन्हें मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया। ए.के. सूद, ए.के. सूद, ए.के. सूद, ये नोट कर लें। इन्हें भारत का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। भारत का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है, नियुक्त किया गया है। किया गया है। इस तरह हमने कुछ बातें किया और ये पर्सनालिटियों से जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए पूछा जा सकता है। एक पर्सनालिटी और भी है, डी.वाई. चंद्रचूड़, उनको आप जानते ही हैं, 50वां न्यायाधीश, और उनके जो पिता थे वो भी न्यायाधीश रह चुके हैं। वो क्रम के अनुसार कौन है ये भी आपको दोनों पता ही है, पहले शुरुआती में हमने चर्चा किया था। अब हम लोग बातें करते हैं अगला, कुछ ऑपरेशन और अभियान ध्यान डालेंगे। कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन एवं अभियान, एक्सरसाइज एंड ऑपरेशन। ऑपरेशन, तो इसमें सबसे पहला है काजिंद 2022। काजिंद 2022। अब एक काजिंद 2022 क्या? काजिंद 2022 का मतलब है कि यहाँ पे काजिंद 2022, काजिंद 2022, ये नोट कर लें। यह है भारत और कजाकिस्तान के बीच, हाँ काजिद, काजिद, हाँ बिंदु लगा लेंगे, काजिंद। यह भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो दिसंबर में मेघालय के उमरोई में आयोजित हुआ। मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया। आयोजित किया गया मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया। आगे नोट कर ले, स्टार नाके, आयोजित किया गया। अगला है और वो है
गरुण शक्ति 2022। गरुण शक्ति किसके किसके बीच हुआ? भारत और इंडोनेशिया के बीच में। गरुण शक्ति 2022 ये नोट कर लें। यह है भारत और इंडोनेशिया के बीच, भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा बलों के बीच अभ्यास किया गया। रक्षा बलों के बीच अभ्यास किया गया। इसका आयोजन इंडोनेशिया के संगंगा बुआन में हुआ। संगंगा बुआन, इंडोनेशिया के संगंगा बुआन में हुआ। जगह का नाम है इंडोनेशिया का संगंगा बुआन, संगंगा बुआन में हुआ। यहाँ पे देखें काजिंद वाला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। आगे है टाइगर ट्रम्प अभ्यास। टाइगर बाघ, ट्रम्प अभ्यास। टाइगर ट्रम्प अभ्यास ये भारत और अमेरिकी सेना के बीच हुआ। और कहां पे हुआ? विशाखापत्तनम में हुआ। ये नोट कर लेंगे, टाइगर ट्रम्प अभ्यास। टाइगर ट्रम्प अभ्यास ये नोट कर लें। यह आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। अगला है IMT त्रिलाट। अगला है IMT त्रिलाट। ये 3 देशों का संयुक्त अभ्यास है। 3 देशों का संयुक्त अभ्यास है। भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। भारत है, मोजाम्बिक है और तंजानिया। मोजाम्बिक और तंजानिया 3 जगह का है, इसलिए इसे त्रिलाट कहा गया है। ये नोट कर लें। भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के नौसेना का अभ्यास है। नौसेना का अभ्यास है। अभ्यास है जिसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट एलिजाबेथ में हुआ। पोर्ट एलिजाबेथ में हुआ। एलिजाबेथ में हुआ। अब यहाँ पे देखें सिम्बेक्स। अब थोड़ा सा 1-2 चीजें और याद रखें। एक मलाबार है, तो मलाबार किसके किसके बीच में होता है? भारत, अमेरिका, फ्रांस, मलाबार। एक है सिम्बेक्स। सिम्बेक्स किसके साथ होता है? सिम्बेक्स होता है, अरो होता है आपका सिंगापुर के साथ। एक है अरो है आपका जिसका नाम है हैंड टू हैंड। तो हैंड टू हैंड अभ्यास किसके साथ होता है? चाइना के साथ। ये नोट कर लें। भारत और अमेरिका के संयुक्त अभ्यास को मलाबार कहा जाता है।
मालाबार कहा जाता है। कहा जाता है जबकि कहा जाता है जबकि सिंगापुर और भारत के बीच संयुक्त अभ्यास को सिम्बेक्स कहा जाता है। अभ्यास को सिम्बेक्स कहा जाता है। संयुक्त अभ्यास को सिम्बेक्स कहा जाता है। सिम्बेक्स। और भारत और चीन के संयुक्त अभ्यास को हैंड इन हैंड कहा जाता है। अभ्यास को हैंड इन हैंड कहा जाता है। हैंड इन हैंड कहा जाता है। थोड़ा सा एक पॉइंट वहां पे सुधार लेंगे। जो आपने त्रिलाट लिखा है ना, उसमें तंजानिया लगाना है आपको। वहां पे वो दूसरा हो गया है थोड़ा सा। हाँ, तंजानिया वो नहीं, मतलब वो कहाँ पे आयोजित हुआ। जो अफ्रीका लिखा दिया है ना, तंजानिया कर लेंगे उसे। IMMT त्रिलाट का आयोजन है तंजानिया में हुआ। तंजानिया, वो जो आपने पोर्ट एलिजाबेथ लिखा है उस वहां पे तंजानिया कर लेंगे। हो गया। तंजानिया में बस पोर्ट एलिजाबेथ छोड़ दो। नौसेना, नौसेना ना ना, वो थल सेना अभ्यास है। और ये जो आपका IMT त्रिलाट हुआ था, नौसेना अभ्यास हुआ। उसको सुधारना है बस। उसमें जो पॉइंट एक है उसको सुधार लेंगे। पता चला कि आ ही जाए और गलत हो जाए। IMT त्रिलाट हिंट डाला था ना आपने। ये भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया की संयुक्त नौसेना अभ्यास है। नौसेना अभ्यास है। दूसरा, इसका आयोजन तंजानिया में किया गया। इसका आयोजन तंजानिया में किया गया। बस आगे देख लेते हैं। एक और है इप्सा मार। अला है इप्सा मारे। इप्सा मारे 2022। ये भी नौसेना अभ्यास है। इप्सा मारे 2022। इप्सा मारे 2022 है। 22 है। नोट कर लें। यह है भारत, ब्राजील एवं दक्षिण अफ्रीका का इप्सा मार। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका का संयुक्त नौसेना अभ्यास है। साउथ अफ्रीका का संयुक्त नौसेना अभ्यास है, जिसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट एलिजाबेथ में हुआ। पोर्ट एलिजाबेथ में हुआ। आगे है। अब यहाँ पे देखिए मालाबार। अब मालाबार का आयोजन कहाँ पे किया गया है पूछा जाएगा। भारतीय नौसेना, अमेरिकी नौसेना ने हिस्सा लिया और कहाँ पे किया ये पूछा जा सकता है। ये नोट कर लें। मालाबार 2022 का आयोजन। अब मालाबार केवल एक एक लाइन में लिखाते चल रहे हैं। मालाबार किन किन देशों के बीच होता है हमने पहले ही लिखा दिया। भारत और अमेरिका।
और जापान उसमें सहयोगी के रूप में रहता है। नोट कर लें, मलाबार 2022 का आयोजन जापान के साउथ ऑफ कंटो में, साउथ ऑफ कंटो में आयोजित किया गया। ये भी नौसेना का ही अभ्यास है। साउथ ऑफ कंटो में आयोजित किया गया, आयोजित किया गया। आगे है और वो है संगम अभ्यास। अला है संगम अभ्यास, संगम अभ्यास। ये भी नोट कर ले, दिसंबर 2022 में संगम सैन्य अभ्यास का, दिसंबर 2022 में संगम सैन्य अभ्यास का आयोजन गोवा में किया गया। संगम सैन्य अभ्यास का आयोजन गोवा में किया गया। ये भी नोट कर लें, इस सम्मेलन में भारत और अमेरिका की 9 सेना ने हिस्सा लिया। अमेरिका की 9 सेना ने हिस्सा लिया। आगे है अला है और वो है अल्ट्रा हिंद 2022। आस्ट्रा, आस्ट्रा हिंद 2022। अब ये आस्ट्रा हिंद 2022 क्या है? आस्ट्रा नहीं, आस्ट्रा करेंगे। आस्ट्रा से मतलब है ऑस्ट्रेलिया और हिंद का मतलब है हिंदुस्तान। ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान का जो सैन्य अभ्यास है उसको आस्ट्रा हिंद 2022 कोड नाम दिया गया। ये नोट कर लें, आस्ट्रा हिंद 2022 नोट कर लें। यह है ऑस्ट्रेलिया और भारत के सेनाओं का, भारत के सेनाओं का संयुक्त युद्ध है, अभ्यास है। सेनाओं का संयुक्त युद्ध है, अभ्यास है। जो कहां पे आयोजित हुआ है? राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज। महाजन पूछ दिया जाता है कि महाजन फील्ड कहाँ पे है? राजस्थान में है। राजस्थान के पोखरन में महाजन फील्ड रेंज है। ये नोट कर ले, यह है राजस्थान के पोखरण में महाजन फील्ड रेंज में हुआ। महाजन फील्ड रेंज, फील्ड रेंज में हुआ। आगे नसीम अल बहार, नसीम अल बहर 2022। नसीम अल बहर, ये नसीम अल बहर एक तरह से भारत और ओमान की नौसेना के बीच होता है। ये भी नोट कर लें, नसीम अल बहर भारत और ओमान के नौसेना के बीच हुआ। भारत और ओमान के नौसेना के बीच हुआ, सेना के बीच हुआ। बीच हुआ और ओमान के तट पर आयोजित किया गया। तट पर आयोजित किया गया, ओमान के तट पर। कहाँ पे आयोजित हुआ था? ओमान के तट पर। ओमान के तट पर। ये नोट कर लें, ऑपरेशन ब्रज प्रहार 2022।
ऑपरेशन ब्रज प्रहार 2022। ब्रज ब्रज वज्र प्रहार। वज्र किसके पास था? इंद्र के पास। 2022। ये भी नोट कर लें। भारत और अमेरिका के बीच, भारत और अमेरिका के बीच विशेष सैन्य अभ्यास, विशेष सैन्य अभ्यास था जिसका आयोजन हिमाचल प्रदेश के, जिसका आयोजन हिमाचल प्रदेश के स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल में किया गया। स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल, ट्रेनिंग स्कूल में किया गया। बहुत पाकिस्तान चाइना करता है। मतलब ये है कि पहले नंबर तो हथियारों का रिन्यूअल हो जाता है, और दूसरा नंबर कब कैसा मौका आ जाए तो उसके साथ है, अगर वो सीखे रहेंगे तो फिर जरूरत पड़ जाएगी। अब मान चले अमेरिका के साथ भारत को चाइना के साथ लड़ना पड़ जाए, तो भाई वो अभ्यास पैदा करेगा कि नहीं करेगा? एक दूसरे रक्षा सहयोग का भी होता है। सैन्य तकनीकियों कई मामले हैं। अब सैन्य तकनीकियों का भी फायदा होता है। वहाँ के तकनीक को आप सीखेंगे, अपने यहाँ का वो सीखेंगे। अब भारत इस समय इसलिए कर रहा है कि भारत एक बहुत बड़ा रक्षा बाजार बनने जा रहा है। आज के बजट में भी आप देखेंगे रक्षा उपकरणों को बेचने की पूरी तैयारी चल रही है। भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल विक्रेता बनने वाला है, मोबाइल हब बनने वाला है। मोबाइल यहाँ से बेचा जा रहा है पूरे दुनिया में, यहाँ पे बन रहा है, दुनिया में बेचा जा रहा है। तो अब ये क्या होगा, जैसे रक्षा आपने किया है तो ओमान वाला कहेगा कि भारत का ये तकनीक बहुत अच्छा है, इसको खरीद लो, या फिर वियतनाम वाला कहेगा कि ये अच्छा है, इसको खरीद लो, या फिर आपका ऑस्ट्रेलिया कहेगा कि ये भारत के पास अच्छा अचूक है, इसको ले लो। इसीलिए वो किया जाता है। और दूसरा नंबर, एक दूसरे के रक्षा सहयोग बढ़ता है। अब जैसे मान चलिए आप कहेंगे कि बाटी चोखा प्रोग्राम रख दिया, क्यों रखेंगे? बाटी चोखा प्रोग्राम रखने का कोई ना कोई तो अर्थ होगा। पेट भरना ही केवल अर्थ नहीं है। आजकल बहुत लोग बाटी चोखा का फैशन चला है, बाटी चोखा, और बाटी चोखा का मतलब कोई अन्य उद्देश्य है, और उसमें रखते हैं और वो अपना सैन्य बल दिखाएं या लोगों को दिखाएं। पहले क्या होता था, हाई कोर्ट वाला जब चुनाव होता था तो उसमें बहुत लंबा लंबा खर्च होता, मतलब 2 सप्ताह तक भोजन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। हम लोग भी पढ़ा के आराम से गेस्ट हाउस में गए, खा पी के चले आए, बाकी कोई उद्देश्य नहीं था। अब वो क्या है, लेकिन आज शायद वो रोक दिया है, लेकिन फिर भी अब चोरी छिपे बाटी चोखा चल रहा है। वो क्या चल रहा है? बाटी चोखा। पहले क्या था, खाना खा रहे हैं वकील साहब लोग एकदम, लेकिन अब वो शायद रुका हुआ है। तो आखिर उसका भी उद्देश्य है, सेम उसी तरह से है। कोई काम निरुद्देश्य नहीं होता, उसका उद्देश्य छुपा होता है। आगे देखते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं खेल खिलाड़ी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है खेल खिलाड़ी। जिस खेल खिलाड़ी से 7-8 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, या 4-5 सवाल पूछे जा सकते हैं। खेल खिलाड़ी, ये में नोट कर लें। खेल खिलाड़ी से तो खेल जगत के सबसे पहले व्यक्तित्व, हस्ती, तो हिंट डालेंगे चर्चित खेल खिलाड़ी।
चर्चित खेल खिलाड़ी, यानी कि कौन से खेल कौन खेलते हैं और किसके लिए चर्चा में रहे हैं। तो पहला नाम है विराट कोहली। विराट कोहली विराट कोहली के बारे में बातें करें तो ये T20 मैच में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। विराट कोहली, इन्होंने T20 मैच में 4000 से अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। और अब दूसरा भी इनके नाम होने जा रहा है। अब सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को बहुत जल्दी वनडे वाला तोड़ने वाला है। जो 49 शतक है वो एक शतक से ही पीछे रह गए, ये भविष्य में तोड़ देंगे। ये नोट कर लें, विराट कोहली। इसने T20 विश्व कप में T20 विश्व कप 2022 में सर्वाधिक रन बनाया। T20 विश्व कप 2022 में सर्वाधिक रन बनाया। दूसरा पॉइंट है T20 मुकाबले में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। आगे नोट कर लें, स्टार मार्क है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसने इन्हें नवंबर 2022 में एक मंथ का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर घोषित किया। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, अक्टूबर माह का। ये भी नोट कर लें। आईसीसी ने विराट कोहली को अक्टूबर महीने का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया। प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया। अब यहां पे देखें, अचंता शरत कमल। अचंता शरत कमल से 2-3 सवाल है। पहला नंबर, अचंता शरत कमल को ही क्या मिला है? ध्यानचंद, जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? ध्यानचंद कर दिया गया। ये भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। वही खेल रत्न पुरस्कार दिया गया और फिर इन्हें क्या बनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग का सदस्य बनाया गया है। 2 चीजें हैं यहाँ पे, ये नोट कर लें। अचंता शरत कमल, अचंता शरत कमल को, अचंता शरत कमल को 2022 के ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरा पॉइंट है, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ, अब क्लियर हो गया कि ये कौन सा खेल खेलते हैं? टेबल टेनिस। अजंता शरत कमल को अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में भारतीय सदस्य बनाया गया है। सदस्य बनाया गया है।
आगे है तैयब इकराम। तैयब इकराम। तैयब इकराम से सवाल है कि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। ये कहाँ के हैं? ये पाकिस्तान के हैं। ये किसका स्थान लिया? इन्होंने भारतीय नरिंदर बत्रा का स्थान लिया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष नरिंदर बत्रा थे। उन्हीं नरिंदर बत्रा का स्थान किसने लिया? और वो लिया आपका तैयब इकराम ने। ये नोट कर ले। तैयब इकराम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इन्होंने भारत के नरिंदर बत्रा का स्थान लिया। नरिंदर बत्रा का स्थान लिया। बत्रा का स्थान लिया। अभी हमें देखें, ईशान गिल ने 2022 में दोहरा शतक वनडे में लगाया और 2023 में किसने लगाया? शुभम गिल ने। शुभम गिल ने लगाया। ये नोट कर लें। ईशान किशन ने किसके विरुद्ध लगाया? बांग्लादेश के विरुद्ध। और शुभम गिल ने किसके खिलाफ लगाया? श्रीलंका के न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। ये नोट कर लें। ईशान किशन। ईशान किशन ने बांग्लादेश के विरुद्ध है 126 गेंदों में 126 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया। ये चटगांव में दिसंबर में ही पूरा किया था और जनवरी में शुभम गिल ने पूरा कर लिया। आगे नोट कर लें। दोहरा शतक पूरा किया। अब यहां पे देखें, अगला नाम है पीटी उषा। पीटी उषा क्यों चर्चा में रहती है? पीटी उषा राज्यसभा की सांसद भी है। भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा की सांसद हैं। पीटी उषा को गोल्डन गर्ल कहा जाता है, उड़न परी कहा जाता है, उड़न परी कहा जाता है। और आपका इन्हें एक तरह से उड़न परी कहा जाता है। पायोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है। पायोली, केरल में इनका जन्म है। ये नोट कर ले। पीटी उषा को पायोली एक्सप्रेस। पीटी उषा का बहुत लंबा नाम है, मार्गेट पता नहीं क्या नाम है, बहुत लंबा है। अब वो क्या नाम है, खान सर ही बता पाएंगे क्योंकि वो एक पत्रकार ने कुछ पूछा तो पूछे कि पीटी उषा का पूरा नाम बताइए। नाम पूछा नहीं जाता है। ये नोट कर लें। 10 दिसंबर 2022 को पायोली एक्सप्रेस, उड़न परी और एक नाम है इनका गोल्डन गर्ल। 3 नाम है इनका। गोल्डन गर्ल पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ का, इंपॉर्टेंट करेंगे, इसे पूछा जा सकता है, भारतीय ओलंपिक संघ का पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। तो इस पद पे पहुंचने वाली, ओलंपिक संघ के पहुंचने वाली ये पहली महिला है। ये नोट कर ले। पीटी उषा भारतीय जनता
पार्टी से राज्यसभा की सांसद हैं। राज्यसभा की सांसद हैं। अब यहाँ पे देखें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और इसी ने पेनाल्टी शूट आउट में मारा गोल। और कौन विजयी हो गया? अर्जेंटीना। फीफा 2022 का विजेता कौन है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का जब टाई अप हो गया तो फिर पेनाल्टी शूट आउट हुआ, जिसमें गोल मारा किसने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। इस क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक तरह से देखा जाए, सऊदी अरब का एक क्लब है जिसका नाम है अल नास्र। अल नास्र ने 2.5 साल के लिए प्रति सीजन 200 बिलियन यूरो के साथ अनुबंध किया है, और ये दुनिया का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया है उतना पैसा पाने वाला। नहीं, मेसी, लियोन मेसी, हाँ सही कह रहे हैं, मेसी मार। ये भी नोट कर ले, 2 खिलाड़ी है, लियोन मेसी भी है और ये भी। हाँ, वो तो हम पे उसमें पाया है वो गोल्डन बॉल पुरस्कार, गोल्डन बॉल बूट, ये दोनों पूछा। हाँ हाँ, बूट, हाँ उसको बताएंगे अभी। अभी अभी कंफ्यूज ना करिए सबको, वो आएगा, फीफा पूरा लिखाएंगे, उसमें गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल किसको मिला है वो जरूरत पर डिस्कस होगा। ये नोट कर ले, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान, फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान सऊदी अरब के एक क्लब, सऊदी अरब के एक क्लब अल नास्र के साथ अल नास्र के साथ 2.5 साल के लिए, 2.5 साल के लिए प्रति सीजन 200 बिलियन यूरो देने के, 200 बिलियन यूरो देने के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। फीफा वर्ल्ड कप 2022, फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान सऊदी अरब के एक क्लब अल नास्र के साथ प्रति वर्ष 200 बिलियन यूरो के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। आगे है, एक खिलाड़ी है रोजर फेडरर। रोजर फेडरर कहाँ का है? उसने संन्यास ले लिया, ये पूछा जाएगा, ये भी नोट कर लें। रोजर फेडरर, यह है स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध खिलाड़ी है, यह स्विट्जरलैंड का प्रसिद्ध खिलाड़ी है जिसने पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया, टेनिस से संन्यास ले लिया, पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया। आगे नोट कर लें, इन्होंने अपना अंतिम मैच कहाँ पे खेला? अंतिम मैच खेला लंदन में, अंतिम मुकाबला लंदन में खेला। उसके बाद है सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स ने भी संन्यास ले लिया, जो अमेरिका की टेनिस स्टार थी, ये भी नोट कर लें। अमेरिकी टेनिस स्टार है सेरेना विलियम्स ने, अमेरिकी टेनिस स्टार है सेरेना विलियम्स ने, सेरेना विलियम्स ने
टेनिस से संन्यास ले लिया। अब यहाँ पे देखें, इन्होंने एकल मुकाबले में 23 ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था। 23 ग्रैंड स्लैम, ये नोट कर लें। सेरेना विलियम्स ने 23 ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता था। 23 ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता था। अब यहाँ पे देखें, विश्वनाथन आनंद, नाम सुने होंगे, भारत के शतरंज मास्टर। और विश्वनाथन आनंद को जो शतरंज का संगठन है अंतर्राष्ट्रीय, फीडे कहा जाता है, उसी फीडे का इन्हें उपाध्यक्ष चुना गया। ये भी नोट कर लें। शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को खेल की वैश्विक संचालन संस्था, खेल की वैश्विक संचालन संस्था फीडे का अध्यक्ष चुना गया है। फीडे का अध्यक्ष चुना गया है। फीडे का अध्यक्ष चुना गया है। आगे है मिताली राज। अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष करेंगे, उपाध्यक्ष कर लेंगे। अगला है मिताली राज। और मिताली राज, ये नोट कर लें। ये नोट कर लें। इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। क्रिकेट से संन्यास ले लिया। आगे नोट कर लें। दीक्षा डांगर। अबे दीक्षा डांगर कौन है, कौन सा खेल खेलते हैं? तो दीक्षा डांगर एक तरह से गोल्फर है और मूक बधिर ओलंपिक, यानी कि ये विकलांग भी है। और मूक बधिर ओलंपिक में इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। स्वर्ण पदक जीता गया है, जबकि 2017 में इन्होंने रजत पदक जीता था। ये भी नोट कर ले। दीक्षा डांगर ने 24वें मूक बधिर ओलंपिक में 24वें मूक बधिर ओलंपिक खेल में गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता। गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता। स्वर्ण पदक जीता। ये नोट कर ले। ये नोट कर ले। इस ओलंपिक खेल का आयोजन ब्राजील के कैसियस डो में हुआ था। ब्राजील के कैसियस डो में हुआ था। कैसियस डो में हुआ था। डो में हुआ था। डो में हुआ था। तो ये तो कुछ चर्चित हस्ती रहे जिन पर हमने बातें किया। आगे देखते हैं।
हिंट डालेंगे। विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022। इसमें एक क्वेश्चन है यहां से। विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप है 2022। ये भी नोट कर लें। इस चैंपियनशिप का आयोजन है, इस चैंपियनशिप का आयोजन है स्पेन के ला नूसिया में किया गया। ला नूसिया में किया गया आयोजन स्पेन के ला नूसिया, ला नूसिया में किया गया। आगे नोट कर ले। इसमें भारत ने 4 स्वर्ण, इसमें भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत, 4 स्वर्ण 3 रजत और 4 कांस्य सहित, 4 कांस्य सहित 4 कांस्य ब्रॉन्ज, 3 सिल्वर और 4 गोल्ड सहित 11 पदक जीता, 11 पदक जीता और पदक तालिका में दूसरा स्थान अर्जित किया। पदक तालिका में दूसरा स्थान अर्जित किया। तो फिर एक सवाल है कि पहले स्थान पे कौन रहा? पहले स्थान पे कौन रहा? उज्बेकिस्तान। ये भी नोट कर लेंगे। इस तालिका में पहले स्थान पर उज्बेकिस्तान था। पहले स्थान पे उज्बेकिस्तान था। अगला है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022। अगला नोट कर लेंगे। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप, मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022। ये भी नोट कर लें। यह जॉर्डन के अम्मान में आयोजित किया गया। जॉर्डन के अम्मान में आयोजित किया गया और भारत ने इसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत, 4 स्वर्ण 2 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदक जीता। 12 पदक जीता। पदक जीता। आगे नोट कर लें। नोट कर लें। 2025 में विश्व कबड्डी 2020 में 25 में 2025 में विश्व कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन ब्रिटेन में किया जाएगा। आयोजन ब्रिटेन में किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगला है 36वां राष्ट्रीय खेल 2022। कहाँ पे 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ और किसने सबसे अधिक पदक जीता? 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी नोट कर लें। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन 22 का आयोजन है गुजरात में किया गया।
पहली बार ऐसा अवसर था कि गुजरात में राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ। गुजरात में किया गया। आगे नोट कर लें, 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में आयोजित हुआ। दूसरा पॉइंट है, 36वें राष्ट्रीय खेल में कुल 36 खेलों को शामिल किया गया। अब 36वें में 36 शामिल किया गया। और इसका शुभंकर क्या था? सावज। इसका शुभंकर कर लेंगे सावज। सावज इसका शुभंकर है, सावज था। सावज का मतलब होता है एशियाई शेर, जो वहां पे पाया जाता है ना शेर। एशियाई शेर केवल गुजरात में ही पाए जाते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान में। उसी को सावज कहा जाता है, उसी को सावज कहा जाता है। ये नोट कर लें। इसका शुभंकर मस्कट क्या था? एशियाई शेर। ब्रैकेट में कर लेंगे सावक, सावज। देखिए, सावक कहा जाता है शेर के बच्चे को। इसका सावज था, अर्थात एशियाई शेर। दूसरा पॉइंट नोट कर ले। इस खेल में सेना ने सर्वाधिक पदक जीतकर, अब यही सर्विसेज, सेना ने सर्वाधिक पदक जीतकर तालिका में प्रथम स्थान हासिल किया। यही पूछा जाएगा, गुजरात, सावक और सेना। 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें से 1-2 आएगा। आगे नोट कर लें। सेना ने सर्वाधिक पदक जीता, जबकि राज्यों में महाराष्ट्र का दूसरा स्थान रहा। अगर राज्यों में अगर केवल पूछे तो महाराष्ट्र प्रथम पे, और सेना को ले लेंगे तो महाराष्ट्र दूसरे पे। राज्यों में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान रहा और ऐसे दूसरे स्थान पे रहा। अब यहां पे देखें, इसमें जो सबसे अधिक पदक जीतता है राष्ट्रीय खेलों में, उसको एक ट्रॉफी दी जाती है, जिसका नाम है राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी। जो पंजाब के एक राजा थे, उन्हीं के नाम पर उस ट्रॉफी को दी जाती है। ये पर नोट कर लें। 36वें राष्ट्रीय खेल में, 36वें राष्ट्रीय खेल में सेना को या सेना के टीम को राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी प्रदान किया गया। राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी प्रदान किया गया। ट्रॉफी प्रदान किया गया। अब यहाँ पे देखें, इस राष्ट्रीय खेल में एक 14 वर्षीय तैराक थी, महिला, जिसका नाम क्या था? हासिका रामचंद्र। इस हासिका रामचंद्र को सर्वश्रेष्ठ महिला तैराक घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट कर लेंगे, इससे नोट कर ले। इस राष्ट्रीय खेल में 14 वर्षीय तैराक हासिका रामचंद्र को 14 वर्षीय तैराक हासिका रामचंद्र को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। इसने 6 स्वर्ण, 6 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता था।
6 स्वर्ण 1 कांस्य पदक जीता था। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ से कि इस खेल में सर्वश्रेष्ठ तैराक का अवार्ड किसे दिया गया? साजन प्रकाश को। ये नोट कर लें, इस खेल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड है साजन प्रकाश को दिया गया। खिलाड़ी का अवार्ड है साजन प्रकाश को दिया गया, जिसने कुल 8 पदक जीते थे। 8 पदक जीते थे साजन प्रकाश। तो बाकी बातें हम लोग करते हैं कल, यानी कि ये जो राष्ट्रीय खेल है इसको जानते रहिए। तैराकी केरल का तैराक है। रिकॉल करने के लिए, अब जैसे राष्ट्रमंडल खेल है, राष्ट्रमंडल खेल अभी तो लिखाया नहीं है, केवल राष्ट्रीय खेल को देखिए। अब राष्ट्रीय खेल आपको देखना है, आंख बंद कीजिए, रिकॉल कीजिए। अब सीधे राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी सेना, पहला रैंक सेना। राज्यों में फर्स्ट रैंक पर कौन? महाराष्ट्र। उसके बाद कौन महिला खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ 7 पदक। और कौन है पुरुष है जिसमें पूरा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी? साजन प्रकाश। उसके बाद अब आप, तो इस तरह से क्या होगा, कहाँ पे हुआ? गुजरात में हुआ। 36 खेल 36वां खेल ये है। अब इस तरह से जब याद करेंगे ना, 5-6 क्वेश्चन है, ऐसे ही याद हो गया। अब इसमें से एक फंस जाएगा, तो बाकी बातें कल।